with the Hubble Space Telescope. Our window on 24 अप्रैल 1990 इस तारीख को एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई जिसने मानव के स्पेस को देखने का नजरिया ही बदल दिया। इस घटना ने हमें नए नए स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और हमारे ब्रह्मांड की एज के बारे में बताया। और इसके बाद अब 25 दिसंबर 2021 को एक और ऐसी ही महत्वपूर्ण और फ्यूचर में इंसान के ब्रह्मांड को देखने का नजरिया बदल देने वाली घटना हुई है। इफ यू वांट टू नो कि ये दोनों घटनाएं क्या थी, देन बने रहिए हमारी वीडियो के साथ अंत तक। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द नेम दी टाइम मशीन, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में जानने से पहले इसके बड़े भाई हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं, क्योंकि जेम्स वेब हबल की ही डिस्कवरीज को डीपली स्टडी करेगा। तो दोस्तों, हबल स्पेस टेलीस्कोप ये भी नासा के द्वारा लॉन्च हुआ एक स्पेस टेलीस्कोप है जो 24 अप्रैल 1990 को लॉन्च हुआ था। ये टेलीस्कोप मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्पेस मिशन में से एक था और इसने जो खोजें की है उनके बिना शायद हम आज जितना जानते हैं वो हमारी थ्योरीज तक ही सीमित रहता। जैसे कि प्लूटो के दो मून निक्स और हाइड्रा। यूनिवर्स की एज 13.8 बिलियन ईयर्स है। साथ ही इस टेलीस्कोप ने यूनिवर्स के एक्सपेंडेशन की थ्योरी के एक्सप्लेनेशन में भी बहुत मदद की है और इसमें अब तक की ओल्डेस्ट गैलेक्सी GNZ11 के बारे में बताया है जिसकी एज 13.4 बिलियन ईयर्स है। वैसे तो इस टेलीस्कोप के बारे में बताने के लिए भी बहुत कुछ है, बट अगर मैं इसी पर बात करता रहा तो ये वीडियो शायद आज खत्म ही ना हो। बट इस टेलीस्कोप की भी अपनी कुछ लिमिट्स थी। ये टेलीस्कोप हमें सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स या स्टार्स को ही दिखा सकता है जो विजिबल या अल्ट्रावायलेट लाइट एमिट करते हैं, पर उन ऑब्जेक्ट्स को नहीं जो इंफ्रारेड लाइट एमिट करते हैं। और हमें यूनिवर्स के एजेस की स्टडी करने के लिए एक ऐसे ही टेलीस्कोप की जरूरत थी जो इंफ्रारेड लाइट पर भी आसानी से वर्क कर सके। वैसे ये टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप से पहले सबसे एडवांस टेलीस्कोप था, बट इसकी भी कुछ लिमिट थी और इसका सर्विस टाइम भी बहुत कम बचा है। शायद ये टेलीस्कोप 2025 तक हमारा साथ छोड़ दे। अब बारी है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, जो नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, साथ ही CSA यानी कैनेडियन स्पेस एजेंसी, इन तीनों का कंबाइंड मिशन है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नाम नासा के दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स एडविन वेब के नाम पर रखा गया है। इन्होंने अपोलो मून मिशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब दोस्तों, क्या आपको पता है कि 2007 में लॉन्च होने वाला ये मिशन आज 14 साल बाद 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च क्यों हुआ? वैसे भले ही ये 14 साल बाद लॉन्च हुआ, बट अब वो घड़ी आ गई है जब ये टेलीस्कोप हमें यूनिवर्स को एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखाने में मदद करेगा। और क्या आपको पता है कि ये टेलीस्कोप लॉन्च तो हो गया है, लेकिन ये स्पेस में जाने के बाद तुरंत ही हमें यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन नहीं देगा, बल्कि इसे 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद अपने एक्चुअल काम पर लगाया जाएगा। साथ ही इस टेलीस्कोप के गोल्स क्या हैं, तो शुरू से शुरू करते हैं। इस टेलीस्कोप को इसके लॉन्च डेट 2007 के 14 साल बाद लॉन्च क्यों किया गया? जेम्स वेब टेलीस्कोप के बनने की शुरुआत 1996 में $500 मिलियन के बजट के साथ हुई थी, क्योंकि इस टेलीस्कोप को हबल टेलीस्कोप से ज्यादा फास्टर, एडवांस और चीपर बनाना था। बट 2005 में बजट खत्म होने के कारण ये प्रोजेक्ट बहुत बड़े रिकंस्ट्रक्शन में चला गया और प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा। हाँ मेरे दोस्त, नासा का भी बजट खत्म होता है और फिर बड़े ही परिश्रम के बाद बजट तैयार करके इस टेलीस्कोप को 2016 में फाइनली कम्प्लीटली डेवलप कर लिया गया। बट उस समय जब इस टेलीस्कोप को टेस्टिंग के लिए ले जाया गया, तब इस टेलीस्कोप की सनशील्ड फटने के कारण इस प्रोजेक्ट को डिले करना पड़ा। सनशील्ड क्या होती है ये आपको वीडियो देखते देखते पता चल जाएगा। और फाइनली 2020 में ये प्रोजेक्ट पूरा हो ही गया था कि कोरोना ने दस्तक दे दी और इस प्रोजेक्ट को फिर से डिले कर दिया गया। और जब पेंडेमिक का खौफ थोड़ा शांत हुआ, तब इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया जाने वाला था। बट इसके लॉन्च व्हीकल एरियाना 5 की टेस्टिंग के समय एरियाना 5 में कुछ गड़बड़ी के कारण ये प्रोजेक्ट अक्टूबर से दिसंबर तक एक्सटेंड होता रहा। बट फाइनली दोस्तों 25 दिसंबर 2021 को इसे सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया। वैसे इस टेलीस्कोप के पृथ्वी से स्पेस के सफर तक जाते जाते इस प्रोजेक्ट के बजट ने भी अपनी उड़ान स्पेस तक भर ली, क्योंकि $500 मिलियन में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट आज पूरे $8.8 बिलियन में लॉन्च हुआ है। ये कितना ज्यादा है वो अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। साथ ही इसके पूरे लाइफ टाइम तक और $861 मिलियन सर्विसिंग के लिए खर्च किए जाएंगे। यानी 1996 में जितने बजट में इसके बनने
बनने की उम्मीद थी उतना तो इसमें सर्विस सपोर्ट में ही लग जाएगा। क्वाइट शॉकिंग ना। वैसे ये टेलीस्कोप अगर 2007 में ही लॉन्च हो जाता तो शायद हम इससे भी एडवांस टेलीस्कोप पर काम कर रहे होते, बट शायद ये ठीक ही हुआ क्योंकि इतने टाइम में हम इस टेलीस्कोप को और भी ज्यादा एडवांस बना पाए हैं। तो दोस्तों, इस टेलीस्कोप को स्पेस में अकेला छोड़ने से पहले इस टेलीस्कोप के बारे में कुछ जान लेते हैं। क्यों ये टेलीस्कोप हबल से ज्यादा एडवांस है और ये कैसे बना है। दरअसल दोस्तों, ये टेलीस्कोप 4 स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से मिलकर बना है जो इसे हबल से बहुत एडवांस बनाते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं OTE यानी ऑप्टिकल टेलीस्कोप एलिमेंट्स, ISIM इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल, सनशील्ड और स्पेस क्राफ्ट बस, जिसमें पहला है OTE यानी ऑप्टिकल टेलीस्कोप एलिमेंट्स। ये है इस टेलीस्कोप की आंखें और इंसानों की तीसरी आंख, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी मिरर और सेकेंडरी मिरर, जिसमें प्राइमरी मिरर 6.5 मीटर डायमीटर का है जो 18 हेक्सागोनल सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। JWST के प्राइमरी मिरर को बेरिलियम धातु से बनाया गया है, पर बेरिलियम ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि बेरिलियम अपने वेट के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये लाइट वेट है और ये चेंज होते हुए टेम्परेचर में भी अपना शेप बनाए रखता है, जो मिरर के लिए बहुत जरूरी है। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मैग्नेटिक नहीं है, जिसके कारण ये किसी भी चीज के मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट नहीं होगा और सन से आने वाली रेडिएशन से भी इंटरेक्ट नहीं करेगा, जिससे ये इस मिरर के लिए परफेक्ट है। और दोस्तों, इस प्राइमरी मिरर पर 25 लाख के गोल्ड की कोटिंग है और जो बनाता है इसे वर्ल्ड का फर्स्ट टेलीस्कोप जिसके मिरर पर गोल्ड से कोटिंग की गई है। इवन इसके पूर्वज हबल टेलीस्कोप पर भी गोल्ड की नहीं, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की परत चढ़ाई गई थी। इस टेलीस्कोप के पूरे मिरर को 1000 एटम्स की थिन गोल्ड की कोटिंग से ढका गया है, जो टोटल 48 ग्राम्स है। यस दोस्तों, 6.5 मीटर डायमीटर वाले इस टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर पर सिर्फ 48 ग्राम गोल्ड की ही कोटिंग है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना पतला होगा। गोल्ड इसलिए दोस्तों क्योंकि गोल्ड हाईली रिफ्लेक्टिव है और जिसके कारण ये 99% लाइट और रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेगा और टेलीस्कोप को गर्म होने से बचाएगा। साथ ही गोल्ड हाईली अनरिएक्टिव मेटल है, जिससे ये स्पेस में किसी भी तरह के मैटर से रिएक्शन नहीं करेगा और मिरर को प्रोटेक्टेड रखेगा। इसका प्राइमरी मिरर 6.5 मीटर यानी 21.4 मीटर डायमीटर का है, यानी ये एक एवरेज साइज के जिराफ के जितना बड़ा है। ये मिरर हबल के मिरर के कंपैरिजन में 2.7 टाइम्स डायमीटर का है और इसका एरिया हबल के मिरर के मुकाबले 6 टाइम्स ज्यादा है। वैसे इतने बड़े मिरर को अब स्पेस में कैसे ले जाया जाए, तो मैंने बताया ना दोस्तों, ये मिरर 18 हेक्सागोनल शेप के सेगमेंट्स में बटा हुआ है, जिसके कारण ये आसानी से फोल्ड हो सकता है और इसे आसानी से स्पेस में ले जाया जा सकता है। वैसे दोस्तों, इसका सिर्फ एक सेगमेंट 4.3 फीट बड़ा है। जब ये टेलीस्कोप स्पेस में चलाया जाएगा तो इस टेलीस्कोप में लगे 126 मोटर्स इस टेलीस्कोप को मनचाहे आकार में खोलने में मदद करेंगी। और अगर अब बात की जाए इसके सेकेंडरी मिरर की, जो 0.74 मीटर बड़ा है और इस पर भी गोल्ड की कोटिंग है, जो प्राइमरी मिरर पर पड़ने वाले प्रकाश को प्रोसेसिंग के लिए ISIM में भेजेगा। प्राइमरी मिरर एक कॉनकेव और सेकेंडरी मिरर एक कॉन्वेक्स मिरर है, जो एक साथ मिलकर प्राइमरी मिरर पर पड़ने वाले प्रकाश को ISIM की तरफ रिफ्लेक्ट करेंगे, जिसके बाद ISIM प्रोसेसिंग करने के बाद हमें इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। नंबर 2, सनशील्ड। इसे टेलीस्कोप का AC या फिर सनस्क्रीन कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये टेलीस्कोप को सन से आने वाली रेडिएशन से बचाएगी और टेलीस्कोप को गर्म होने से भी। स्पेस के एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस में इस टेलीस्कोप को काम करने के लिए -223.15 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है। बट अगर ये टेलीस्कोप डायरेक्ट सन के रेडिएशन के कॉन्टेक्ट में आया तो इस टेलीस्कोप का टेम्परेचर बहुत गर्म भी हो सकता है और जो इस टेलीस्कोप को डैमेज कर सकता है, क्योंकि इसके पार्ट्स को काम करने के लिए -223.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होना जरूरी है। वैसे परफेक्ट नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे चल जाएगा, बट लगभग इतना ही। और इसी से बचाने के लिए ये सनशील्ड लगाई गई है। ये सनशील्ड कैप्टोन ई पॉलीओमाइड फिल्म के 5 सनशील्ड से बना है, जो एक खास तरह का मटेरियल है। इनमें से हर एक सनशील्ड ह्यूमन हेयर जितने पतली है, जिसमें पहली लेयर बाकी लेयर्स के कंपैरिजन में ज्यादा थिक है और इन सनशील्ड के दोनों साइड पर
एल्यूमिनियम और सिलिका से कोटिंग की गई है, जिससे सनशील्ड्स सन की रेडिएशन को स्पेस में रिफ्लेक्ट कर दे। इन 5 लेयर्स में हर लेयर दूसरी से ठंडी होगी, जिससे टेलीस्कोप ठंडा रहेगा, और ये सब पॉसिबल हो पाता है कैप्टॉन ई के कारण। एंड क्वाइट अमेजिंग, ये सनशील्ड एक टेनिस कोर्ट के साइज जितनी बड़ी है, जो काफी बड़ा है। और दोस्तों, इतना बड़ा होने के बावजूद इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये 12 टाइम्स तक फोल्ड हो सके, जिसके कारण ये लॉन्च के टाइम पर आसानी से फोल्ड हो सके और इसे स्पेस में ले जाना आसान हो सके। नंबर 3, ISIM यानी इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल। इट इज द मेन पेलोड, क्योंकि यही इस टेलीस्कोप की प्रोसेसिंग को संभालेगा, यानी इसे इस टेलीस्कोप का दिमाग कह सकते हैं, क्योंकि सोचने और समझने का काम यही करेगा। ISIM ही टेलीस्कोप के मिरर से आने वाली लाइट को प्रोसेस करेगा। ये अपने 4 इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से टेलीस्कोप से आने वाली लाइट को प्रोसेस करेगा और उसे इंफॉर्मेशन में बदलेगा। और वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नंबर 1 इंफ्रारेड कैमरा, नंबर 2 इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ, नंबर 3 मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट, नंबर 4 नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ, जो इस टेलीस्कोप के मिरर से आने वाली लाइट को रीड और उसमें से इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। ISIM वो सब इंफॉर्मेशन गैदर करेगा जो हमें चाहिए। इसके अलावा ये प्रोसेसिंग, कूलिंग कैपेबिलिटी यानी टेलीस्कोप को ठंडा रखना, लाइट डिटेक्टिंग, इलेक्ट्रिक सप्लाई और स्पेस क्राफ्ट बस के साथ मिलकर डाटा हैंडलिंग का काम करेगा। यानी ये टेलीस्कोप के मेजर कंपोनेंट्स को कंट्रोल और उनमें से आने वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, और साथ ही ये टेलीस्कोप को भी ठंडा रखेगा। इसमें टेलीस्कोप को ठंडा रखने के लिए लिक्विड हीलियम भरी गई है, जो टेलीस्कोप को ठंडा रखेगी और जिससे टेलीस्कोप को बिल्कुल एसी वाली फीलिंग आएगी। इसमें लगा मिड इंफ्रारेड सेंसर इस टेलीस्कोप को दूर से दूर और पुरानी से पुरानी गैलेक्सी को देखने में मदद करेगा। पर इंफ्रारेड ही क्यों? क्योंकि दोस्तों, इंफ्रारेड लाइट विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट के मुकाबले ज्यादा दूरी तक ट्रेवल कर सकती है, और इसीलिए पुराने ऑब्जेक्ट्स जैसे यूनिवर्स के ओल्डेस्ट सितारे और गैलेक्सीज इंफ्रारेड लाइट को ही एमिट करते हैं। वैसे एमिट तो वो सभी तरह के रेडिएशन को करते हैं, बट क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन सबसे ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है, इसीलिए इन गैलेक्सीज और स्टार्स को देखने के लिए इसमें इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये उन स्टार्स और गैलेक्सीज को देख पाए। नंबर 4, ये है एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, जो है स्पेस क्राफ्ट बस। ये बिल्कुल टेलीस्कोप की आया की तरह है, जो टेलीस्कोप का ख्याल रखती है। ये टेलीस्कोप की कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, डाटा हैंडलिंग, प्रपल्शन यानी टेलीस्कोप को ऑर्बिट में स्टेबल रखना और टेलीस्कोप के सभी कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़े रखने का काम स्पेस क्राफ्ट बस का ही है। टेलीस्कोप की लोकेशन भी यही हमें बताती है। इसके 6 मेजर सब सिस्टम्स है। नंबर 1 EPS यानी इलेक्ट्रिक पावर सब सिस्टम, ये सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है। नंबर 2 एटीट्यूड कंट्रोल सब सिस्टम, ये टेलीस्कोप की लोकेशन और उसकी ऑर्बिट को स्टेबल रखता है, यानी टेलीस्कोप को ये कहीं भटकने नहीं देता। नंबर 3 कम्युनिकेशन सब सिस्टम, टेलीस्कोप को अर्थ से जोड़े रखता है, यानी ये सब सिस्टम हमें टेलीस्कोप को कमांड देने और उससे आने वाली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में मदद करता है। यही टेलीस्कोप से इंफॉर्मेशन पृथ्वी तक भेजता है। नंबर 4 कमांड एंड डाटा हैंडलिंग सब सिस्टम, ये अर्थ से मिलने वाली कमांड्स को रीड और प्रोसेस करने के लिए टेलीस्कोप के सभी इंस्ट्रूमेंट्स को देता है, यानी ये टेलीस्कोप में हमारी कमांड्स को लेकर उसे टेलीस्कोप के अलग अलग कंपोनेंट्स को डिवाइड कर देता है। नंबर 5 प्रपल्शन सिस्टम, ये टेलीस्कोप की स्पीड को इसमें लगे थ्रस्टर्स के जरिए कंट्रोल करके उसे अपनी सही लोकेशन और ऑर्बिट में स्टेबल रखने में मदद करता है। नंबर 6 थर्मल कंट्रोल सब सिस्टम, ये टेलीस्कोप के टेम्परेचर को कंट्रोल और चेक करता है। और इसी तरह ये आया यानी स्पेस क्राफ्ट बस इस टेलीस्कोप को जोड़े रखती है और उसका ख्याल रखती है। और इन सभी के साथ ये टेलीस्कोप 25 दिसंबर 2021 को स्पेस में अपनी अनोखी जर्नी पर चला गया। इस टेलीस्कोप को 5 to 10 इयर्स तक वर्क करने के लिए बनाया गया है, बट इट साउंड्स वियर्ड क्योंकि $8.8 बिलियन का ये प्रोजेक्ट सिर्फ 5 से 10 साल तक ही चलेगा। वेल यस, क्योंकि दोस्तों अगर हमें इस टेलीस्कोप को 10 साल के बाद भी वर्क करने के लिए बनाए रखना है तो किसी को स्पेस में जाकर इसे रिफ्यूल करना पड़ेगा, जो अभी के टाइम पर लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये अर्थ से बहुत दूर ऑपरेट करेगा। कितना दूर वो आगे वीडियो में पता चल जाएगा। इस टेलीस्कोप को 25 दिसंबर 2021 को यूरोप में फ्रेंच गुआना के गुआना स्पेस सेंटर से एरियन 5 रॉकेट के जरिए स्पेस में लॉन्च कर दिया गया। दोस्तों क्योंकि एरियन 5 5 मीटर से ज्यादा बड़े ऑब्जेक्ट्स को स्पेस में नहीं ले जा सकता था, तो इस टेलीस्कोप को फोल्ड करके स्पेस में ले जाना पड़ा। मतलब इतने महंगे टेलीस्कोप को फोल्ड
होल्ड करके ले जाना पड़ रहा है। दैट्स क्वाइट रिस्की, बट ये रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा क्योंकि यही एक ऐसा रॉकेट था जो इस टेलीस्कोप को स्पेस में लेकर जा सकता था और इसीलिए इस टेलीस्कोप को इस रॉकेट से लॉन्च किया गया। ये टेलीस्कोप लॉन्च के 26 मिनट के बाद ही स्पेस में पहुंच गया और अब रॉकेट से डिटैच होने के बाद ये टेलीस्कोप 1 मंथ के 1 महीने के बहुत कड़े सफर के बाद अपनी ऑर्बिट लोकेशन यानी L2 पर पहुंचेगा। ये L2 क्या है? दरअसल ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जिन्हें लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं और L2 उन्हीं पॉइंट्स में से एक है जिसे लैग्रेंज पॉइंट 2 कहते हैं। लैग्रेंज पॉइंट ऐसे पॉइंट्स हैं जहां सन और अर्थ की ग्रेविटी बैलेंस होती है और यही ग्रेविटेशनल बैलेंस किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर स्टेबल बनाए रखने में मदद करता है। बट L2 ही क्यों, कोई और पॉइंट क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा पॉइंट है जो अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है और वो भी सन की अपोजिट साइड पर। यानी अगर ये टेलीस्कोप यहाँ पर रहेगा तो ये सन की रेडिएशन से थोड़ा दूर रहेगा और जिससे ये गर्म होने से भी बचा रहेगा। और एक और प्लस पॉइंट ये है, वैसे तो इतनी दूरी पर ऑब्जेक्ट सन का एक ऑर्बिट पूरा करने में अर्थ के 1 ईयर से ज्यादा समय लेते हैं, बट L2 एक ऐसा पॉइंट है जो अर्थ के साथ सिमेट्रिकली लॉक्ड है यानी यूनिसन में है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मौजूद कोई भी ऑब्जेक्ट सन का एक ऑर्बिट पूरा करने में अर्थ के बराबर ही टाइम लेगा यानी टेलीस्कोप भी, और जिससे अर्थ और टेलीस्कोप के बीच कम्युनिकेशन इजी हो जाएगा। ये लोकेशन इस टेलीस्कोप को बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक ऑब्जर्व करने में हेल्प करेगा, जहां ये टेलीस्कोप 10 साल तक अंतरिक्ष में अपनी नजरें बनाए रखेगा। लेकिन L2 पर पहुंचते ही ये हमें रिजल्ट देना स्टार्ट नहीं करेगा, बल्कि ये हमें यूनिवर्स की किलकारियों के बारे में बताने के लिए 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। बट इतना टाइम क्यों? तो क्या आप एडमिशन लेते ही डिग्री ले लेते हो? नहीं ना, उसके लिए आपको पहले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट क्लियर करना होगा और ये इस टेलीस्कोप के लिए वही है। फिर टेलीस्कोप अपनी कॉलेज में जा सकेगा और डिग्रीज प्राप्त करेगा। डिग्रीज यानी नई डिस्कवरीज। जेम्स वेब टेलीस्कोप को अभी सिर्फ सोलर सिस्टम के नियर बाई या सोलर सिस्टम के ही अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जैसे एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, मून्स और प्लैनेट्स पर टारगेट किया जाएगा और इसके इंस्ट्रूमेंट्स की वर्किंग और एफिशिएंसी को टेस्ट किया जाएगा और उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को तैयार किया जाएगा यूनिवर्स की किलकारियों को देखने के लिए। उसके बाद 6 मंथ्स के बाद ये टेलीस्कोप यूनिवर्स के स्टार्स के खजाने में अपनी तेज नजरों को लगा पाएगा और इस खजाने के बारे में हमें बताने के लिए तैयार। इसमें लगा इंफ्रारेड सेंसर हमें पुरानी से पुरानी गैलेक्सी और स्टार को दिखाने में मदद करेगा। वैसे ये टेलीस्कोप हमें दूसरे ग्रहों पर ऐसे नजारे तो नहीं दिखाएगा, बट ये जरूर पक्का है कि ये टेलीस्कोप बहुत बड़ी बड़ी खोजें जरूर करेगा। वैसे इस टेलीस्कोप के 4 मेन गोल हैं। नंबर 1, प्लैनेटरी सिस्टम एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ की स्टडी करना, मतलब एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर की स्टडी और उन पर लाइफ के नए बिल्डिंग ब्लॉक्स की खोज करना यानी लाइफ की पॉसिबिलिटी की खोज करना। नंबर 2, द बर्थ ऑफ स्टार्स एंड प्रोटोप्लैनेटरी सिस्टम, स्टार्स की बर्थ और मल्टीप्लैनेटरी स्टार सिस्टम्स की खोज करना और उनकी स्टडी करना, वो भी डीपली। नंबर 3, असेंबली ऑफ गैलेक्सीज, यूनिवर्स की पहली गैलेक्सीज, उनकी एज और उनके इवोल्यूशन की स्टडी करना। और नंबर 4 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, द डार्क एजेस ऑफ यूनिवर्स, फर्स्ट लाइट एंड रियानाइजेशन यानी JWST इतना पावरफुल है कि ये टेलीस्कोप 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स तक देख सकता है और ये टेलीस्कोप इसी के लिए बनाया गया है कि ये यूनिवर्स के एज की स्टडी कर सके और इसका मेन गोल भी यही है, यूनिवर्स के डार्क एजेस के बाहर क्या है ये जानना और यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई वो जानना, जो बिल्कुल भी आसान नहीं है बट एक रोमांचक सफर जरूर है। हम आशा करते हैं कि ये टेलीस्कोप अपनी जर्नी को पूरा करे और इस टेलीस्कोप की जर्नी रोमांचमय और यूनिवर्स के अनेक रहस्यों से पर्दा उठाने वाली हो। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए हमारे चैनल मोर देन फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।